नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे टीआरई 2 का जो इसमें कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, जैसे टीजीटी के जनरल पार्ट के साइंस के और आपके जो पीजीटी के हैं, तो वो इसमें कवर कर लेते हैं ताकि टीआरई 2 का पूरा कंप्लीट हो जाए। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं इस पर, उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसी कमेंट सेक्शन में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे टीजीटी का, मतलब 9th-10th में आपका साइंस के जितने आया था क्वेश्चन जनरल पार्ट में और पीजीटी में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। मतलब कि जो आदित्य L1, ये चूँकि करंट का क्वेश्चन है, ये अब ऐसा क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। तो ये करंट न्यूज में था, तो नाम में ये है L1, आदित्य L1। आपको पता है कि ये उस समय करंट में था, तो ये इसका ऑप्शन तो यही हो जाएगा। तो ये करंट का क्वेश्चन था। चलिए, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्यों? मतलब सीधे सीधे कह रहा है कि जो अदरक है इसको तना माना जाता है, जड़ नहीं माना जाता है। तो ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण है? यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो इन तीनों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है कि अदरक के केस में? तो यह देखिए, इसमें अदरक तना का बात करें तो तना में आपको पता है क्या क्या होता है। तना में शाखाएँ होती हैं, मतलब शाखा होता है तना में, पत्तियाँ होती हैं, कलियाँ होती हैं, मतलब कली जो लगता है। तो ये इसमें तना में होता है। तो अब देखिए, इसमें खाद्य सामग्री का भंडारण या गांठ, जो तना का विशेषता है कि भूमिगत तना क्यों कहते हैं अदरक का, तो इसमें चूँकि गांठ और पर्व पाए जाते हैं, नोड और एंटीनोड। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वाला कहीं कहीं लिख देगा, नोड और एंटीनोड पाए जाते हैं आपके अदरक में, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये क्या है, ये तना है, ये जड़ नहीं है। यहाँ डायग्राम से देख भी सकते हैं। यहाँ पे इसमें क्या क्या है, ये इंटर नोड है, ये नोड है, मतलब ये गांठ जैसे जो हैं, तो इसमें ये पाए जाते हैं। ये छोटा सा जो निकला हुआ है कली जैसा, तो ये इंटर नोड है, मतलब इसको पर्व कहते हैं। तो इसलिए इसको माना जाता है कि तना। यहाँ से देखिए, ये तना में यहाँ पे शाखा निकलता है, तो यहाँ से देखिए ये निकला हुआ है शाखा जैसा, इसमें पत्तियाँ भी हैं। तो ये तना का विशेषता ही होता है। इसमें देखिए ये अब रूट है, ये रूट दिखा रहा है, ये छोटे छोटे। तो अदरक में देखेंगे पतले पतले उसके जड़ निकले रहते हैं, तो इसलिए ये जड़ हो गया, ये तना हो गया, ये पत्तियाँ हो गई। तो अदरक को क्या माना जाता है, तना माना जाता है। और भी अगर पूछे क्या किया, कौन कौन सा जड़ में आता है, तो जड़ में देखिए गाजर जो है, मतलब जो खाने वाला भाग है वो जड़ होता है। गाजर का, मूली का, चुकंदर का, शकरकंद का, डहलिया का, शतावरी का और पोर्टुलाका का। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि गाजर का कौन सा भाग खाया जाता है, तो ये जड़ खाया जाता है। मूली का तो जड़। तो ऐसे ही तना का कौन कौन से हैं, तो तना में आलू हो गया, आलू क्या है, ये तना है। अदरक हो गया, जो अभी एग्जाम में ये आया था क्वेश्चन। प्याज हो गया, ये भी तना है। लहसुन भी तना है। गन्ना भी क्या है, तना है। इसमें भी नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं गन्ना में भी, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, DSSB के एग्जाम में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, वही है ये NCERT। अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। ये है साइंस लेबोरेटरी मैनुअल में से आपको सीधे सीधे दिया है, क्लास 11th का, मतलब जो प्रैक्टिकल कराया जाता है उसके मैनुअल में है बायोलॉजी का। तो यहाँ से देख सकते हैं, देखिए ये दिया है रूट मॉडिफाइड है। रूट मतलब जड़ किसका किसका है, ये आपके गाजर है, ये मूली है, ये क्या है, शलजम है। वैसे स्टेम कौन कौन सा है, आलू क्या स्टेम है, और इधर अदरक जो है ये भी स्टेम है। तो यहाँ से और भी चीज़ें जो नाम है वो बताया हूँ वो देख सकते हैं, ये NCERT का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। मतलब एक उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस, जिसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इसको पानी में डाल देंगे तब यह किस प्रकार व्यवहार करेगा। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस की तरह ही, मतलब जैसा है वैसा ही व्यवहार करेगा, या फिर 10 सेंटीमीटर का एक अवतल लेंस बन जाएगा, या फिर ये 10 सेंटीमीटर से अधिक फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होगा। तो ये तो देखिए, पानी में डालेंगे, जाहिर सी बात है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है चेंज होगा, अपवर्तनांक चेंज होगा। पानी का अलग आपको पता है क्या अलग होता है। जैसे कांच का अगर ये मान लेते हैं ग्लास ये बना होगा लेंस, तो कांच के लिए क्या होता है, ग्लास का अपवर्तनांक जो होता है वो 1.5। वहीं अगर वाटर के लिए बात किया जाए, शुद्ध जल के लिए, तो ये होता है लगभग 1.33। तो अपवर्तनांक देख रहे हैं चेंज हो रहा है, तो अपवर्तनांक चेंज होगा तो उसका जाहिर सी बात है फोकस दूरी बदलेगा। तो ये तो नहीं ही होगा, मतलब ये सेम दिया है तो सेम तो नहीं ही होगा। ये कह रहा है कि अवतल लेंस बन जाएगा, तो ये अवतल भी नहीं बनेगा। मतलब अवतल का क्या मतलब है, आप जब लेंस देखें तो उत्तल लेंस ऐसे होता है,
मतलब इसका काम क्या होता है, ये डाइवर्जिंग कहते हैं, मतलब ऐसे अगर समांतर प्रकाश की किरण है तो इसको ये डाइवर्ट कर देता है एक जगह, मतलब बेंड करके एक तरफ मोड़ देता है। जबकि अवतल रहेगा तो वो फैला देता है, अपसारी इसीलिए इसे कहा जाता है। तो ये क्या पानी में डालेंगे तो ये फैलाने लगेगा? नहीं, वो मोड़ेगा ही लेकिन कम मोड़ेगा। जैसे ये पहले इतना मोड़ रहा था, अब इसको पानी के भीतर डाल दिए, मतलब इसमें पानी के भीतर इसको भर दिए, पूरा भरा हुआ पानी है इसी में डाल दिए, तो ये चूँकि अपवर्तनांक पानी का थोड़ा सा इस मतलब इसी के रिलेटिवली है, क्योंकि एयर का और इसका देखेंगे तो ये एयर के सापेक्ष 1.5 है, लेकिन पानी के सापेक्ष निकालेंगे तो इसमें भाग दे देंगे 1.5 से 1.33, तो ये मतलब इससे कम हो जाएगा। तो इससे कम होगा तो इसका क्या मतलब है, अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उतना ही प्रकाश बेंट होता है, ये समझिए। अपवर्तनांक ये मतलब जिसका अपवर्तनांक जिस माध्यम का अधिक होगा उसमें प्रकाश उतना ही ज़्यादा अपवर्तित होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा मुड़ेगा। तो चूँकि पानी मिला देंगे तो थोड़ा सा रिलेटिव अपवर्तनांक जो होगा वो कम हो जाएगा, तो मतलब इससे थोड़ा सा अधिक मिलेगा और इससे थोड़ा सा कम, मतलब इसके बीच होगा। तो इसलिए ये जो इतना मुड़ रहा था ये थोड़ा सा कम मुड़ेगा और इधर जाके हो सकता है कहीं काटेगा, तो आगे काटेगा। तो देखिए अभी जहाँ काटता है वहीं फोकस दूरी होता है, यहाँ से लेके मतलब इसके जो सेंटर है यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। तो यहाँ से लेके जहाँ पे मिलता है वहाँ पर फोकस होता है। तो देखिए अब यहाँ पे मिल रहा है तो फोकस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, बढ़ गया, तो फोकस दूरी क्या होगा, थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि 10 सेंटीमीटर से अधिक होगा, लेकिन ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह ये काम करेगा, मतलब प्रकाश को मोड़ेगा। तो ऑप्शन तो इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है, यह इसलिए होता है। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन कर रहा है कि जो जल है वो पारदर्शी होता है, आपको भी पता है शुद्ध जल जो है पारदर्शी होता है, लेकिन कह रहा है कि जब उस महीन बूंद बन जाता है, जैसे कोहरा जब हो जाता है तो उसमें नहीं दिखता है, ऐसा क्यों? जबकि पारदर्शक है तो दिखना चाहिए उसमें, तो उसमें क्यों नहीं दिखता है? तो यहाँ पे कारण दिया है, पहला कि दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी हो जाती हैं। अब जल ही है तो अपारदर्शी कैसे हो जाएगा, तो ये तो गलत है, वो पारदर्शी ही रहेगा। अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्भर करते हैं। बिखर कर मतलब स्कैटरिंग होता है, आपको भी पता है कि छोटे छोटे जल के बूंद जो है वायुमंडल में रहते हैं तो प्रकाश उससे बिखरता है, मतलब स्कैटर होता है, प्रकीर्णन होता है। यहाँ पे बिखरना की जगह हिंदी में प्रकीर्णन होना चाहिए था, लेकिन चलिए गूगल ट्रांसलेटर से जैसा उसमें लिखा था मैं वैसे ही लिख दिया हूँ। तो स्कैटर मतलब प्रकीर्णन, तो क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। तो ये ऑप्शन तो सही है, इसको भी देख लेते हैं। प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना आप जानते होंगे, जैसे ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, इसी कारण किस में होता है, जब आपका इंद्रधनुष बनता है तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है और अपवर्तन भी होता है, और इसमें वर्ण विक्षेपण भी होता है, तो वो अलग घटना है। यहाँ पे जो होता है ये स्कैटरिंग ही होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं। ऑप्शन तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलेगा? तो सीधे से दिखा रहा है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता है। एक वर्णीय मतलब मोनोक्रोमेटिक, जिसका वेवलेंथ एक ही हो, मतलब सिंगल वेवलेंथ जिसमें हो, एक तरंग दैर्ध्य जिसमें हो, तो उसको कहा जाता है एक वर्णीय या मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो मतलब सिंगल, एक, क्रोमो मतलब रंग होता है, रंग किसके कारण, तो वो वेवलेंथ के कारण ही होता है। तो यहाँ से वही पूछ रहा है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता है, उसका आवृत्ति या फिर आयाम या फिर वेग, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है कि एम्पलीट्यूड की वेलोसिटी। तो आपको देखिए इसमें केवल आवृत्ति ऐसा है जो कि चेंज नहीं होता है, तो ऑप्शन तो इसका ए हो जाएगा। आयाम भी बदल जाता है, मतलब एम्पलीट्यूड भी, वेग भी बदल जाएगा, मतलब जैसे डेंसर मीडियम में जाएंगे सघन माध्यम में तो उसका चाल कम हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। प्रकाश की चाल भी थोड़ा सा घटेगा, लेकिन रिलेटिवली बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो चाल कम हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आवृत्ति नहीं बदलता है, तो इसका तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। निम्नलिखित अवस्था में या निम्नतम अवस्था में, मतलब ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है। निम्नतम अवस्था का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट। कह रहा है कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल, इलेक्ट्रॉन का चाल पूछ रहा है कितना होता है, किसमें, ग्राउंड स्टेट में। तो हाइड्रोजन में आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, मतलब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1, प्रोटॉन की संख्या भी 1, न्यूट्रॉन इसमें होता ही नहीं है।
तो न्यूट्रॉन 0 होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होते हैं हाइड्रोजन में। अब कह रहा है कि इसका ग्राउंड स्टेट में जो है हाइड्रोजन का इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ये, इसका चाल कितना होता है। तो इसका चाल होता है, देखिए अगर वैल्यू में बात किया जाए तो इसका चाल होता है 2.2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो इसका चाल है, लेकिन यहाँ पे ऐसे तो डायरेक्ट दिया ना, ये सी की फॉर्म में दिया है। सी मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, ये कितना होता है, सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो अब इसको अब चाहे तो चेंज कर सकते हैं, सी में v से भाग दे दीजिए तो पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा आएगा। सी में v से मतलब 3 में इतना से भाग दीजिए, ये पावर को आप बराबर कर लीजिए, मतलब इसको भी 8 कर लेंगे। तो 8 करने के लिए इसको 0 बढ़ा के इधर दशमलव लगाना पड़ेगा, जैसे मतलब इसको ऐसे, या तो इसको 6 में कर लीजिए, दोनों में से कोई कर सकते हैं। तो यहाँ से c/v निकालेंगे तो c का मान कितना है 3 × 10⁸ और v का मान कितना है 2.2। तो इसको भी 8 बनाना चाहें अगर तो क्या कर सकते हैं, इसको 0.022 × 10⁸ बन जाएगा। 2 अंक पे देखिए 2 0 बढ़ाया हूँ इसमें, तो 2 घात बढ़ेगा। तो इसको जब कटाएंगे तो आपका वही आएगा 1 बटे, मतलब इसको कटाएंगे तो 137 के आसपास लगभग आएगा। तो वही है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब v बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से v बराबर निकालेंगे तो v जो इधर आएगा, तो ये c/v है, तो v बराबर क्या आएगा, v इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो c/ लगभग 137 है, 136 दशमलव कुछ आता है। तो ये आ गया आपका c का मान। अब देखिए यहाँ पे तो आपका चाल पूछा था, अब यहाँ पर रेडियस भी पूछ सकता है ग्राउंड स्टेट में कि उसका रेडियस कितना होता है। तो रेडियस r लिख दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है। रेडियस r जो होता है ये 0.5 के आसपास या 53 एंगस्ट्राम के आसपास होता है इसका रेडियस। ये अगर एनर्जी पूछा जाए ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये एग्जाम में आ सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, घुमा फिरा के एग्जाम में आ सकता है। चलिए यहाँ से आप देख भी सकते हैं, जो जो बताए हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ है। त्रिज्या दिया है, ये NCERT का है, क्लास 12 का एटम नाम से चैप्टर है। तो यहाँ पे वही दिया है, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, ये चाल दिया हुआ है यहाँ पे, सीधे सीधे मिला था। फार्मूला चाहे तो ये है, इसी में वैल्यू रख के सब निकाला गया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg ग्राम में दिया रहेगा, तो इसमें 3 0 कम कर देंगे, मतलब 3 घात कम कर देंगे। एक कृष्णिका का है, कृष्णिका मतलब ब्लैक बॉडी, एक उच्चतम तापक्रम T केल्विन पर E वाट प्रति मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करते हैं, मतलब ऊर्जा उत्सर्जन करता है। जब T/3 केल्विन तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। सीधे सीधे कह रहा है कि पहले जब T टेम्परेचर दिए थे तब उसमें से जो एनर्जी है वो E निकल रहा था। जब उसको T/3 टेम्परेचर कर देंगे, मतलब 3/3 कर देंगे, मतलब उसका 3 भाग कर देंगे, मतलब इसका आप समझ सकते हैं 3/3 या 1/3, 3/3 नहीं 1/3 कर देंगे, तब कितना हो जाएगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो फार्मूला होता है एनर्जी का, वो कितना होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है मतलब, तो उसका फार्मूला जो होता है, इसको मैं H, चूँकि यहाँ पे E लिखा हुआ तो इसलिए H लिख देता हूँ। तो इस H जो है एनर्जी रिलीज, मतलब ब्लैक बॉडी में रेडिएशन जो होता है वो होता है T⁴, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर का पावर 4 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना उसमें से एनर्जी रिलीज होता है। तो अब यहाँ से रख के देख लीजिए, ये एनर्जी एमिटेड है, विकिरित ऊर्जा। अब इसको रखेंगे T, देख पर T था तो इतना रहेगा। अब T को क्या करना है, T/3 करना है, तो यहाँ पर रख दीजिए T/3 कर देंगे। अब इसका क्या करना है, इसका 4 पावर करना है। अब देखिए 3 का, चूँकि यहाँ पे एनर्जी हम लोगों को केवल रिलेशन निकालना है, तो यहाँ से हम लोग इसी का केवल 4 बार कर देंगे, तो 3×3 9, 9 9 9 81 हो जाएगा, मतलब बट्टे में कितना आएगा 81 आ जाएगा। तो ऑप्शन तो ये हो जाएगा E/81। तो यहाँ से आप फार्मूला बेसिक जानते रहेंगे तो आराम से कर लेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन यहाँ से आप देख सकते हैं, ये NCERT का क्लास 12 का है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, इसमें 2-3 फार्मूला है ठीक ठाक, उसको देख लीजिएगा।
जैसे ये एनर्जी जब एमिट होता है तो इससे संबंधित एक वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, मतलब वेन का विस्थापन नियम। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेमडा एम टी इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ से अब देखिए ये जो अभी बता रहा था मैं, ये पूरा ओवरऑल फार्मूला है ए ई एप्सिलॉन सिग्मा टी के पावर 4। हम लोगों को कांस्टेंट से मतलब था नहीं, वहाँ पे केवल रेशियो निकालना था, तो ये यहाँ से टी के पावर 4 हम लोग ले लिए थे। तो यहाँ से परफेक्ट बॉडी रेडिएशन मतलब ब्लैक बॉडी किसे कहा जाता है, तो ब्लैक बॉडी उस बॉडी को कहते हैं। ब्लैक का मतलब ये ना समझिए कि वो काला ही होगा, वो दूसरे कलर के, जैसे सूर्य आपको काला नहीं ना दिखता है, लेकिन सूर्य ब्लैक बॉडी ही है। तो आप सूर्य, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूर्य एग्जाम्पल के रूप में, तो सूर्य ब्लैक बॉडी के रूप में क्यों, क्योंकि ब्लैक बॉडी उसने उन्हें कहा जाता है कि जो सभी वेवलेंथ या तो एमिट करें, मतलब या तो निकालें या फिर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं सभी रेडिएशन, मतलब ऑल वेवलेंथ, ऑल मैं लेमडा लिख दे रहा हूँ वेवलेंथ, या फिर एमिट करें, एमिटेड ऑल वेवलेंथ, मतलब जितने भी आपके उसमें सभी मिल जाएंगे, जितने भी तरंगदैर्ध्य हैं प्रकाश, उस सभी या तो पूरा को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, या पूरे को रेडिएट भी करता है। तो ये ब्लैक बॉडी कहलाते हैं। सूर्य भी एक ब्लैक बॉडी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये फार्मूला, और ये स्टेफेंस लॉ है, स्टेफेंस नहीं, ये स्टेफेंस लॉ ये, और बाद में इसको मॉडिफाइड किया है तो बोल्ट्जमान इस पे स्टेफेंस लॉ इसका नाम रख दिया गया। और भी आगे देखेंगे तो इसमें मिल जाएगा फार्मूला। ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ भी आपको देख लीजिएगा वहाँ से थोड़ा सा डिटेल में। इससे अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर देता है, इनमें से कौन सा कुल मिलाकर पूछ रहा है कि अम्लीय KMnO4 ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है। काफ़ी मतलब फेमस नाम है। आप जब 11th-12th में रहेंगे तो इससे प्रैक्टिकल कराया जाता था, मतलब सस्ता भी होता है इसलिए इसी से होता था। पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या है, ये एक ऑक्सीडेंट है, मतलब इसको प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक मतलब जिनका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो ये क्या है, ये प्रबल ऑक्सीकारक है। अब देखिए ये आप पढ़े होंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन को ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है। जब NCERT पढ़ेंगे तो इसको उपचयन लिखा होगा और इसको अपचयन। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती हैं उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो ये जो है, ये जो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का, ये आप जब प्रैक्टिकल कराया जाता है KMnO4 का किसी एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, मतलब धीरे धीरे उनको घोला जाता है जैसे जैसे बूंद बूंद करके। तो KMnO4 जो पहले बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का, इसका रंग धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। पहले बैगनी रंग का रहता है KMnO4, ये इसका रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब ये क्यों गायब हो जाता है, तो इसका भी क्वेश्चन, इसको देखिए कई तरीके से, इसका रंग क्यों आता है, तो इसमें भी देखिए कलर जो होता है, अगर मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाऊं तो जो कलर, किसी भी मटेरियल का कलर आता कहाँ से है, तो कलर आता है, जैसे आपको पता है अलग अलग एनर्जी स्टेट होता है, मतलब जिससे अभी देख रहे थे ग्राउंड लेवल, तो वैसे ही उसके हायर अलग अलग एनर्जी के स्टेट्स होते हैं। जैसे से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि ऊपर गया, एनर्जी पाया तो ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आएगा, मान लीजिए कि यहाँ तक पहुँचा, इस वाले तक, ये ग्राउंड था, ये पहला स्टेट है, दूसरा है, यहाँ तक गया, फिर एनर्जी रिलीज किया तो फिर नीचे आया। जब नीचे आता है तो जितना एनर्जी ऊपर लेकर गया होता है वही एनर्जी क्या करता है, ये रेडिएट करता है, मतलब निकालता है। तो कुछ एनर्जी जो निकलेगा, तो अभी देखिए एनर्जी में तरंगदैर्ध्य है, और तरंगदैर्ध्य उधर अभी बताया कि कलर इसी के कारण आता है। जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है तो इसमें ये कलर के फॉर्म में वही दिखाई देता है हम लोगों को, तो ये कलर यहीं से आता है। तो इसमें देखिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, आपको पता है SPDF, तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उनमें क्या होता है, DD ट्रांजिशन होता है।
डी संक्रमण जिसे कहा जाता है हिंदी में, डी ट्रांजिशन। तो जनरली देखा जाता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो रंगीन पाए जाते हैं। जैसे आप सोना देखेंगे, चांदी देखेंगे, कॉपर देखेंगे, वो सब किस में मिलेंगे? आपको डी ब्लॉक में ही मिलेंगे। तो ये भी क्या है? ये भी डी ब्लॉक का ही है, Mn। अब देखिए डी ब्लॉक में क्या होता है? डी ट्रांजिशन। इसका क्या मतलब है कि जो ये अलग अलग एनर्जी लेवल है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, नीचे आता है, मतलब ये ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिससे उनमें से एनर्जी रिलीज होता रहता है, वही कलर के फॉर्म में हम लोग को दिखता है। तो एक तो रीजन ये हो गया। लेकिन इसमें जो है, क्योंकि आप देखेंगे तो इसका ब्लॉक फुल रहता है डी का, मतलब Mn का देखेंगे तो 25 परमाणु क्रमांक होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका अगर इस फॉर्म में देखेंगे तो ये डी ब्लॉक इसका कंप्लीट होता है 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें चूँकि अगर इसका पूछा जाए कि इसमें रंग क्यों होता है, तो ये ऑक्सीजन और Mn, ये ऑक्सीजन दिख रहा है, ये मैग्नीज दिख रहा है, तो इसमें जो रंग होता है, मतलब इसका मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसका रंग का कारण कलर ड्यू टू किसके कारण होता है? मैग्नीज का, मतलब Mn जो है और ऑक्सीजन ये है ये। तो Mn और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? ये ऑक्सीजन जो है ये इसको इलेक्ट्रॉन देता रहता है, तब इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इसको ही कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें जो रंग आता है ये चार्ज ट्रांसफ़र के कारण आता है। तो यहाँ से आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे किसका कलर नहीं होता है, वेनेडियम से संबंधित था। इसमें भी रीजन तो वही है, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे कलर डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से होता है। जो ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब चार्ज देता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर रंग आता है। तो ये किसके के थ्रू होता है? तो ये जनरली जो होते हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया या सिट्रिक एसिड हो गया, तो वहाँ पे एसिड से रिएक्शन कराते हैं। ये इसका जो है ये सिट्रिक एसिड का फार्मूला है, इसका है ये सिट्रिक एसिड का, सिट्रिक अम्ल। तो इससे जब रिएक्शन करता है तो धीरे धीरे Mn जो है Mn2 में बदल जाता है, Mn2+, मतलब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो Mn2+, तो ये इसका कलर जो है धीरे धीरे वैनिश हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। तो इसका मेन रीज़न तो वही है। और नाम सिट्रिक एसिड भी लिख सकता था, यहाँ ऑक्जेलिक एसिड भी लिख सकता था, तो वो ऑप्शन वही हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी ही है। ये थोड़ा सा इसको मैं इसलिए बता दिया कि ये भी पूछ सकता है कलर क्यों आता है, तो डी ट्रांजिशन की वजह से जनरली डी ब्लॉक में देखा जाता है, जबकि यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से। चलिए अब 11th-12th का आपका जनरल पार्ट का देख लेते हैं। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। कहाँ का नहीं देख पाता है? मायोपिया देखिए हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी मायोपिया, इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़िए। मायोपिया को अगर देखा जाए तो हिंदी में क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। तो जब केवल निकट पढ़े होंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए दोनों पढ़िए। निकट दृष्टि दोष, नाम से तो लग रहा है कि निकट का दृष्टि होगा, लेकिन निकट दृष्टि दोष में कहाँ का? निकट का दिखाई देता है, नाम का उल्टा है थोड़ा। निकट का स्पष्ट दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। दूर का नहीं लिख देता हूँ, ये दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा, तो इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है? तो नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका क्या है? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस। अब दूरदृष्टि उसको फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। उसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष भी इधर लिख ही दे रहा हूँ ताकि दोनों आपको एक ही बार कवर हो जाए। दूरदृष्टि दोष, इसको क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया। या फार साइटेडनेस। अब इसमें क्या होगा? तो दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, नाम का उल्टा है। दृष्टि दोष भले है दूर का, लेकिन दूर का ही दिखाई देता है। तो इसमें निकट का नहीं दिखाई देगा, दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। अब देखिए
अब इसमें तो अब वही तो हो ही गया होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या कह रहा था कि मायोपिया में जिसमें कहाँ का नहीं दिखाई देता है, तो मायोपिया में कहाँ का नहीं दिखाई देता है, निकट का दिखाई देता है तो दूर का नहीं दिखाई देगा। तो पास की तथा दूर की वस्तु, स्पष्ट रूप से दूर की वस्तु, पहला ही ऑप्शन इसमें तो दिख रहा है। निकट दृष्टिदोष में क्या होता है, निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। तो वही पूछ रहा था कहाँ का दिखाई देता है, दूर का। कितना दूर, 25 सेंटीमीटर से अधिक का। आपको पता है ये जो है आपका सामान्य दृष्टि की दूरी है 25 सेंटीमीटर, तो इतना। इसका तो ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा। अब देखिए इसको इलाज के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा फार्मूला लिख देता हूँ, DUNA। डी से क्या है, डी से दूर दृष्टि दोष। इसके इलाज के लिए क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस। क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस। एन से निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसके इलाज के लिए क्या लगाते हैं, अवतल लेंस। ए से अवतल लेंस। तो ये एक फार्मूला से आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे में। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, नहीं जानते हैं तो। चलिए, एक ही जगह से आपका 3-4 क्वेश्चन मिल गया। एक और होता है अबिंदुकता होता है। यहाँ से वही NCERT का कक्षा 10 का देख सकते हैं। ये इसको निकट दृष्टि दोष हुआ है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु। अब ये इसका क्या है, ये आपको देखिए, ये इसको बनना चाहिए रेटिना पर। ये रेटिना है, आपको पता है रेटिना पर ही बनता है, तो दिखाई देता है वस्तु। जबकि ये प्रकाश यहाँ पे कट रहा है, मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा होगा। इमेज कहाँ बन रहा है, इसका यहाँ पे बन रहा है, तो इसलिए इसको दिखाई नहीं देगा। तो इमेज को क्या करना पड़ेगा, इसको ले जाके यहाँ बनाना पड़ेगा। और यहाँ बनाने के लिए प्रकाश को और सीधा करना पड़ेगा, मतलब ताकि कम मुड़े। तो कम मुड़ने के लिए क्या है, देखिए ये पहले ही अवतल लेंस लगा दिए हैं। अवतल लगाए हैं तो ये जो पहले सीधा जा रहा था, अवतल का काम क्या है, अपसारित करना। नाम ही इसका अपसारी लेंस है। तो ये अपसारित कर दे, मतलब जो सीधा जा रहा था उसको थोड़ा थोड़ा फैला दिया, दोनों तरफ फैलाया तो थोड़ा सा इधर आ गया। अब ये मोड़ेगा कितना हो, तो जो पहले इधर मुड़ जा रहा था, अब थोड़ा सा चूँकि पहले से ये ऊपर मुड़ गया है, मतलब दोनों तरफ बेंट हो गया है, तो ये यहाँ मुड़ते मुड़ते ये पहुँच जाएगा यहाँ पर। तो प्रतिबिंब अब कहाँ बन गया, अब रेटिना पर बन गया, तो उसको दिखाई देगा। तो ये वही है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा अभी बताया कि दूना, निकट के लिए अवतल लेंस। तो यहाँ देख सकते हैं निकट के लिए क्या लगाया है, अवतल लेंस लगाया है। अब कई लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे लेंस और दर्पण में, तो ये लेंस है, दर्पण मतलब जिसमें एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, आर पार नहीं दिखता है। तो चाहे अब यहाँ देख सकते हैं एक और, ये प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, जिसको दोनों दोष होता है, सीधे सीधे ये कहिए। तो चलिए इसको अब देख लीजिएगा। आनुवंशिकता शब्द मुख्यतः किससे संदर्भित है, तो नाम में ये आनुवंशिक है। इससे आसान क्या मिलेगा, या अगर आनुवंशिक ऊपर भी नीचे भी आनुवंशिक दे दिया है, जेनेटिक्स कई बार रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन तो इसका कौन सा हो जाएगा, सी। जिन डिब्बों में खाना, ये तो लग रहा है कि आयोग को इस क्वेश्चन से प्यार हो गया है, मतलब मुझे लग रहा है 4-5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अब तक। कह रहा है कि खाने में, डिब्बों में खाना पैक किया जाता है, उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। सीधे कह रहा है जिंक का परत न चढ़ा के टीन का चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं, तो कई बार रिपीट हो चुका है कि जिंक जो है ये टीन से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए टीन का चढ़ाते हैं ताकि टीन जो है रिएक्शन ना करे, बस ये इसका कारण है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, बी इसका करेक्ट है। डिटेल में इसको प्रीवियस वीडियो में कई बार इसको डिस्कस कर चुका हूँ। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है किसके थ्रू होता है, तो अगर पहले वीडियो आप देखे होंगे जहाँ पे हम प्लांट में जो है प्लांट रेस्पिरेशन, मतलब प्लांट पौधों में श्वसन, तो इस क्वेश्चन का आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। थोड़ा सा चेंज किया है, जबकि इसको मैं बताया हूँ। जब श्वसन होता है तो आपको पता है क्या होता है, जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं, श्वसन कहिए या पौधों का प्रकाश संश्लेषण, श्वसन नहीं, मैं प्रकाश संश्लेषण लिख देता हूँ इसको। प्रकाश संश्लेषण की घटना,
प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है तो आपको पता है कि पौधे क्या हैं, पौधे जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ के माध्यम से जल लेते हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। तो इतना तो आपको पता ही है कि प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। तो ये प्रकाश है ऊपर। अब क्या होता है, पौधों की पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल का काम ही क्या है कि उसको अवशोषित करना प्रकाश को। अब ये किस में बदल जाता है तो CO2 और H2O मिलकर ग्लूकोज बना देते हैं, C6H12O6, और जलवाष्प भी बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जो फिर मनुष्य या जो जंतु हैं वो सांस लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो यही छोड़ते हैं। तो यहाँ से वही है। अब देखिए इसमें संतुलित कर लीजिएगा, संतुलित मैं नहीं किया हूँ, यहाँ पे संतुलित करना चाहें तो इधर C6 है तो यहाँ पे भी 6 लगा दीजिए। याद करने का तरीका है। H12 है, यहाँ भी 12 लगा दीजिए और बाकी इसको भी संतुलित कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हाँ, हम लोग को ये देखना है कि ये हो क्या रहा है। जो कार्बोहाइड्रेट, ये जो आप ग्लूकोज आप देख रहे हैं, ग्लूकोज ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये सीधे सीधे वही कह रहा है कि ये प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है, इसमें ये जो ग्लूकोज बना है तो ये किस प्रक्रिया के थ्रू बना है। तो ये ग्लूकोज जो है ये अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कार्बन का। कार्बन का क्या हुआ, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना, और ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ पर वही है, ऑक्सीकरण अपचयन के थ्रू होता है। तो इसका अगर देखना चाहें आप तो देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है NCERT का। इससे पहले मैं इसको चर्चा किया था, ये दिया है वही जो अभी बताया प्रकाश संश्लेषण में। अब होता क्या है, क्लोरोफिल जो है ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो ऑक्सीजन निकलता है, जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन एक्चुअली आता कहाँ से है, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाले में से ऑक्सीजन आता है या इस जल वाले में से ऑक्सीजन आता है। तो ये जो है इस जल में से ऑक्सीजन निकलता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दूसरे एग्जाम में, SSB का मैं देख रहा था तो उसमें TGT साइंस में ये क्वेश्चन देखने को मिला था मुझे कि ये जो है ऑक्सीजन जो है ये जल के अणुओं से ही निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें, कार्बोहाइड्रेट मतलब वही ग्लूकोज अभी ऊपर लिखा था, ये ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट अभी बताया अभी था। इसी में क्या होता है, अपचयन होता है। तो साफ साफ देखिए 3 लाइन में आपको 3-4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है अपचयन, तो ऑप्शन तो है अपचयन ही है। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, मतलब जो आप प्रिंटर देखते हैं तो कैसे आप पता करेंगे प्रिंटर से। जैसे आप कैमरा लेते हैं तो उसमें देखते हैं कितने पिक्सल का है, कितना मेगा पिक्सल का है, तो वैसे ही प्रिंटर का क्या है उसका गुणवत्ता चेक करने का, तो वर्ड पर इंच या फिर स्ट्राइक पर इंच या फिर डॉट पर इंच। तो इसका ऑप्शन तो वही हो जाएगा डॉट पर इंच। मतलब 1 इंच में कितने ज़्यादा डॉट्स हैं, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतने ही उसका क्वालिटी हाई होता है। जैसे आप कोई फ़ोटो जूम करते हैं तो जो पुराने ज़माने का फ़ोटो जूम करेंगे तो वो फट जाता है, ऐसे चौकोर चौकोर दिखने लगता है। आप देखिएगा कभी जूम करके तो, या फिर अपने मोबाइल पर थोड़ा सा पानी गिरा दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा चौकोर चौकोर उस पर दिखेगा ऐसे लाइन, वो क्या है, वो पिक्सल ही है जो जूम होकर दिखने लगता है। तो वो जो है वो जितने ज़्यादा होंगे, मतलब जितने महीन होंगे 1 इंच स्क्वायर में, तो वो उतने ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का होगा। तो इसका वही है डॉट पर इंच। ये प्रिंटर का क्या है, ये क्वालिटी डिसाइड करता है। ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे है, फेफड़े से, कान से या फिर आँख से। ट्रेकोमा रोग में आपको पता है कि आँखों में क्या होने लगता है, जलन होने लगता है। तो ये तो संबंधित किससे है, ये आँखों से संबंधित है ट्रेकोमा रोग। अगर ये पूछा जाए किससे होने वाला रोग है तो ट्रेकोमा जो है जीवाणुओं से होने वाला रोग है। किससे होता है, ये जीवाणुओं से होने वाला रोग है। और जीवाणु का नाम अगर पूछ दे आपसे तो इसका नाम होता है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ये इस जीवाणु का नाम है जिसके कारण ट्रेकोमा रोग होता है। किससे संबंधित है, आँखों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए,
निहित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम, अच्छा 9 का एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। न्यूटन का नियम गति से संबंधित 3 नियम था। पहला नियम आपको पता है कि जड़त्व का नियम है। अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ फर्स्ट लॉ क्या है, तो ये जड़त्व का लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर में ही बनी रहना चाहेगी। जैसे आप बस में बैठे रहते हैं, बस चलती है अचानक से, तो पीछे की तरफ आप क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, क्योंकि आपका जो पूरा शरीर था पहले वो स्थिर था। जबकि बस चली तो आपका नीचे वाला हिस्सा जो है वो बस के साथ चल दिया, लेकिन ऊपर जो आपका सिर था वो अभी वहीं पे रहना चाहेगा, इसलिए आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। फिर वही केस उल्टा होता है कि जब आप बस ब्रेक मारता है तो पूरा शरीर गतिमान था पहले, लेकिन जैसे ही ब्रेक मारा तो नीचे वाला सिरा तो बस के साथ रुक गया, लेकिन ऊपर का सिरा अभी भी वहीं गतिमान रहना चाहेगा, तो ये आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये क्या है, ये जड़त्व का नियम है, फर्स्ट लॉ है वहाँ पे। दूसरा नियम और तीसरा नियम, अब दूसरा नियम में आपका वही फार्मूला मिल जाता है, बराबर m/a। इसको संवेग का नियम भी कहा जाता है। तीसरा नियम में क्या है, थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसे कहा जाता है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो थर्ड लॉ में एक्चुअली होता क्या है कि जब किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में। तो ये होता है लॉ ऑफ मतलब एक्शन एंड रिएक्शन, कि आप जितना किसी पर बल लगाएंगे वो वस्तु भी उतना ही बल लगाएगी और उसी क्षण लगाएगी। ये नहीं कि आप पहले लगा लीजिए वो बाद में, ऐसा नहीं, आप इधर से लगाए वो उधर से लगा देगी और बराबर बल लगता है। तो ये थर्ड लॉ है। तो वही यही पूछ रहे हैं आप, तीरंदाजी में क्या करते हैं। तीरंदाजी आपको पता है कि तीर को पीछे खींचा जाता है। अब जैसे ये धनुष से तीर को पीछे खींचते हैं, रस्सी में इधर आप इधर बल लगाए तो रस्सी इधर बल लगाएगी। तो यही होता है तीर में। अंतरिक्ष रॉकेट, ये तो पूरा उसी पे है कि अगर ये रॉकेट है, इधर से आपको पता है कि एग्जॉस्ट होता है जिसमें से बहुत तेज़ी से गैस के गुब्बार निकलते हैं, धुआं वाष्प। तो ये क्या है, जो धुआं ये इधर बल लगाएंगे, बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं, तो जो वायुमंडल के कण है ये ऊपर की तरफ उसको लगाएंगे, तो ये इसलिए ऊपर जाने लगता है। तो यहाँ भी क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन ही है। वेंचुरी मीटर जो है ये इस पर आधारित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन से आधारित हैं। तो ये तो 2 हो गया, और ये बी मतलब ए और बी दोनों, तो मोर देन इसका वो क्वेश्चन का आंसर है। वेंचुरी मीटर अगर पूछ दे कि ये किस पर एक्चुअली आधारित है, तो ये बर्नौली के थ्योरम पर है, बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली सिद्धांत आपको देखे होंगे लिक्विड वाले चैप्टर में, आप देख सकते हैं इसको, तो इस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। मतलब ये सीधे सीधे कह रहा है कि कोई ऐसा कण बताइए जिसको किसी उसमें जोड़ दें नाभिक में, तो वो उसका गुण को अपरिवर्तित रखेगा। मतलब रासायनिक गुण उसके चेंज ही नहीं होगा, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ही नहीं होगा, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से किसको ऐड करेंगे तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। न्यूट्रॉन आपको पता है ये न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर चार्ज ही नहीं होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, तो नाम से न्यूट्रल लग रहा है, तो फिर इसको ऐड करने से कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना प्लस है ये ना ही माइनस है। जबकि इलेक्ट्रॉन आपको पता है ऋणावेशित होता है, और ये प्रोटॉन जो है धनावेशित होता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन चेंज नहीं करेगा। नाभिक में ये आपको पता है क्या क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं नाभिक के भीतर, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया। अब एक पार्ट बचा है आपका जो कि TRE 1 का, तो उसको भी कंप्लीट कर देंगे जल्दी ही। देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।